यदि आपको यूपीएससी का मेंस क्रैक करना है ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं टॉपर सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन। मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 बार क्रैक किया है, मेंस 4 बार क्रैक किया है। मैंने अपना स्टेट सर्विसेज भी क्रैक किया है। मेरे को डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला था अपने स्टेट सर्विसेज में। तो मेरे को काफी वास्ट एक्सपीरियंस है यूपीएससी एग्जाम का और स्टेट सर्विसेज एग्जाम का। उसी को यूज करके मैंने एक एक्सीलेंट मेंस की स्ट्रैटेजी बनाई है, जो हर एस्पिरेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं आपको प्लान बताऊंगा, मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, मैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा, और आंसर राइटिंग कैसे करने हैं वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कुछ स्कोर कार्ड्स। मैंने काफी स्कोर ज्यादा किया है मेंस में। आप मेरे कुछ स्कोर कार्ड देखिए। इसी को यूज करके मैं आपको ये स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो बहुत सारे एस्पिरेंट अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में कर रहे हैं। गाइज, आप देखिए 99% एस्पिरेंट्स का क्या हाल हो रहा है। आप देखोगे 99% जो एस्पिरेंट्स हैं उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है इन 3-4 अटेम्प्ट्स। ओके, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं अपने स्मॉल टाउन से। बट हो क्या रहा है कि उनका प्रीलिम्स ही 2-3 अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि ये जो एक ट्रेंड है कि पहले हम मेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि मेंस से हमारा रैंक मिलेगा, तो हम पहले प्रीलिम्स को इग्नोर करते हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सिर्फ लास्ट 2-3 मंथ करेंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। गाइज, याद रखिएगा, आप यदि मेंस एग्जाम लिखने ही नहीं मिलेगा आपको, तो मेंस की प्रिपरेशन का फायदा क्या है? तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, यदि आप प्रीलिम्स को इग्नोर कर रहे हो और आप सारा एफर्ट मेंस में दे रहे हो और आप प्रीलिम्स में बार बार फेल कर रहे हो, तो वैसा मेंस का प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। गाइस, हमेशा इस बात को याद रखना कि मेंस का टिकट प्रीलिम्स के थ्रू मिलता है। यदि आपका प्रीलिम्स वीक है, यदि आप प्रीलिम्स में बार बार फेल कर रहे हैं और तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि अपना प्रीलिम्स को पहले आप सिक्योर करो। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी सॉलिड होनी चाहिए। यदि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, तो मेंस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने ऑप्शनल की कोचिंग लगा ली है, जिन्होंने ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगा ली है, जिन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज लगा ली है, पर 3-4-5 साल से उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स को इग्नोर मत करो मेंस के प्रिपरेशन के चक्कर में। गाइस, प्रॉब्लम क्या है? मेंस की स्ट्रैटेजी सही नहीं है मार्केट में। आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, अंधाधुन लोगों को फॉलो करते हैं, और उस फॉलो के स्ट्रैटेजी में क्या होता है, उनका प्रीलिम्स ही बर्बाद हो जाता है। तो प्रीलिम्स को बर्बाद करके यदि आप मेंस के पीछे भाग रहे हो, तो आपका 3-4 साल वेस्ट हो जाएगा। आपका ये पूरा एफर्ट, पूरा एनर्जी, पूरा रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखो कि आपको प्रीलिम्स गारंटी सिलेक्शन लेना है। यदि प्रीलिम्स का सिलेक्शन नहीं होगा, तो सारा मेंस का प्रिपरेशन बर्बाद होगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको जून से ही स्टार्ट करनी है। आपको उस चीज में नहीं फंसना है कि हम लास्ट 3 मंथ्स तैयारी कर लेंगे और हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ये मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूं जो उनका अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है। यदि आपका अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है, यदि आप प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो याद रखना प्रीलिम्स की तैयारी आपको डे 1 से स्टार्ट करनी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरे दिन बैठ के आप प्रीलिम्स पढ़ो, नहीं। आप 2 से 3 घंटा सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, बट डेली कीजिए, डेली प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। आजकल प्रीलिम्स का पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो रहा है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और यदि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, तो सारा मेंस का प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। इग्नोरिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनी एस्पिरेंट कैन डू। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं एस्पिरेंट्स? वो सोचते हैं मेंस का प्रिपरेशन मतलब है आंसर राइटिंग। ओके, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो सोचते हैं मेंस का प्रिपरेशन मतलब आंसर राइटिंग। अभी हाल में ही मेरे को एक स्टूडेंट से बात हो रही थी। उसने बताया कि सर, मैंने अपना मेंस का भी तैयारी स्टार्ट किया है। मैंने पूछा तैयारी कैसे कर रहे हो? वो बोल रहा है, सर मैं डेली 5 पीवाईक्यू को लिखता हूँ। मैं बोलता कैसे लिखते हो? मैंने पूछा आपने सिलेबस पढ़ा है? बोला नहीं, सिलेबस खास पढ़ा नहीं है सर, मैं पीवाईक्यू को लेता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, चैट जीपीटी सर्च करता हूँ, और उसका आंसर बनाता हूँ, यही मेरा मेंस का प्रिपरेशन है। ये एक गलत प्रिपरेशन है गाइस। आंसर राइटिंग आपका लास्ट स्टेज है मेंस प्रिपरेशन का। मेंस प्रिपरेशन का पहला स्टेज है, मैं पहले सिलेबस को तैयार करूंगा।
मैं पहले सिलेबस को तैयार करूंगा, सिलेबस को समझूंगा, पढ़ूंगा, याद करूंगा, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग के पास जाऊंगा। यदि आपका सिलेबस की समझ नहीं है, यदि आपको सिलेबस का आइडिया ही नहीं है, यदि आपको टॉपिक की समझ नहीं है, आप इमेजिन कीजिए आप आंसर कैसे लिखोगे। यदि आपको एबीसीडी ही नहीं आता है तो आप एक पोयम कैसे लिखोगे गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सिलेबस ही कवर्ड नहीं है, तो क्या आंसर राइटिंग लिखेंगे गाइस। गाइस इस ट्रैप में आप मत फंसिए। मेंस का आंसर राइटिंग हो जाएगा यदि आपके पास सॉलिड कंटेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक टॉपिक है, ओके, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यस और नो। सपोज ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कंटेंट याद ही नहीं है, आपने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में समझा ही नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपके पास सॉलिड कोई कंटेंट नहीं है, तो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे। तो गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग पे छलांग लगा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा हूं, 3 अटेम्प्ट निकल गए, 4 अटेम्प्ट निकल गए, अभी भी उनको पूरा सिलेबस का अता पता नहीं है, सिलेबस खोल के देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा है? सर हम लोग तो पीवाईक्यू बना रहे हैं, सर हम लोग तो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। यार हमेशा याद रखो, सारे क्वेश्चंस, सारे टेस्ट सीरीज, सारे पीवाईक्यूज सिलेबस से ही आ रहे हैं। यदि आपका सिलेबस पे कमांड है तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी पीवाईक्यू लिख देंगे। यदि आपका सिलेबस पे कमांड है तो ऑटोमेटिकली आप मेंस के टेस्ट सीरीज में भी अच्छा करोगे। उल्टा काम मत करो, डायरेक्टली आप टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, डायरेक्टली आप मेंस के पीवाईक्यूज को मत लिखिए। सबसे पहले टॉपिक को तैयार कीजिए, पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। तो ये आपका सबसे बड़ा दूसरा मिस्टेक है। पहला मिस्टेक क्या था? पहला मिस्टेक था कि हम प्रीलिम्स को इग्नोर कर रहे हैं और डायरेक्टली मेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेंस से हमारा रैंक मिलेगा। बट क्या हो रहा है एंड रिजल्ट? प्रीलिम्स में ही 2-3 साल हमारा बर्बाद हो रहा है। दूसरा मिस्टेक क्या है कि हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मेंस इवैल्यूएशन ज्वाइन कर रहे हैं। थर्ड मिस्टेक गाइस, इवैल्यूएशन, मेंस इवैल्यूएशन। गाइस बहुत सारे लोग आजकल इवैल्यूएशन के पीछे पड़े हुए हैं, सर हमको इवैल्यूएट करके दीजिए आंसर। अरे सिलेबस तो पूरा पढ़ा ही नहीं है, क्या इवैल्यूएट करे। आप खुद सोचो यार, आपका पहले पूरा कंटेंट तैयार नहीं है, आपको पूरे कंटेंट पे कमांड नहीं है, आप कैसा आंसर लिखोगे और उसका क्या इवैल्यूएशन होगा। गाइस हमेशा इस बात को याद रखना कि आपको अभी, यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी जून का मंथ है, अभी आपको इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा वेस्ट ना करें मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन करके। अभी आपको जरूरत क्या है? मेंस प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट याद करने के लिए। गाइस एग्जाम में रटना होता है, पूरा कंटेंट रटा हुआ होना चाहिए। एग्जाम में एक आंसर को लिखने के लिए 6 से 7 मिनट ही मिलता है। यदि वहां पे आप सोचने लगेंगे तो आप एक भी आंसर सही से नहीं लिख पाएंगे। याद, आपको मैं बता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 6 बार मेंस लिखा है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, एग्जाम में ना सोचने का समय ही नहीं मिलता है, गोली की तरह आपका आंसर निकलना चाहिए हाथ से। आप यदि सोच रहे हो, वहां पे आप एनालाइज कर रहे हो, तो आपका कभी मेंस का पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। आपका पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपका नोट्स होना चाहिए आपके पास, और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको नोट रटा होना चाहिए। रात को भी आप यदि सो रहे हैं, कोई उठा के नींद में पूछेगा कि मेरे को इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताओ, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ विच इंक्लूड्स एवरी सेक्शन एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी both in the process and the outcome. Inclusive growth has 8 features, okay: employment generation, poverty alleviation, agriculture development, rural development, gender equity, sustainable development, environmental sustainability। ये है होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इतना आपको रटा हुआ होना चाहिए। यदि यही आपको रटा हुआ नहीं है, यदि आपको याद नहीं है, तो आप कितना भी आंसर राइटिंग कर लो, आपको उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा, यदि आप मेंस की अच्छी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप अभी मेंस आंसर राइटिंग के पीछे मत भागिए। आप सबसे पहले पूरे सिलेबस को, ओके, पूरे सिलेबस को आपको तैयार करना है, और सिलेबस को तैयार करने के लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक, एक टॉपिक को खोलना है, उसके ऊपर चाहे तो आपको नोट्स बनाना है, चाहे जो भी रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है उसको यूज करके आपको पहले टॉपिक को तैयार करना है। तैयार करना मतलब याद करना है, याद करना मतलब रटना है। रटना, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, रटना है। गाइस याद रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम में रॉकेट साइंस नहीं आता है। यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही एवरेज एग्जाम है। ओके, यहां सबसे बड़ा खेल है याद करके एग्जाम में लिखना, क्योंकि आपको सिर्फ 3 घंटे टाइम मिलते हैं, आपको 20 आंसर लिखना है, जो काफी
डिफिकल्ट चैलेंज है यदि आपको टॉपिक रटा हुआ नहीं है, टॉपिक याद नहीं है, वहां सोचने का टाइम नहीं मिलता है। ये आप वैसा एग्जाम मत सोचो। देखो, एक होता है ओलंपियाड। ओलंपियाड में क्या होता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे दिया आपको, बोले सोचो और इसका आंसर डिस्कवर करो। ऐसा एग्जाम यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम आईआईटी का एग्जाम नहीं है। ओके, यूपीएससी का एग्जाम क्या है, डायरेक्टली सिलेबस से सवाल आएंगे। आपको मेन चैलेंज क्या है कि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है और अच्छा आंसर लिखना है, होलिस्टिक आंसर लिखना है। उसके लिए आपको कंटेंट पे कमांड होना चाहिए। यू नो गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स 5 6 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, उसको पूरा सिलेबस ही याद नहीं है, टॉपिक भी याद नहीं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, याद ही नहीं है। कभी सिलेबस का नोट्स बनाया ही नहीं, कभी सिलेबस का नोट्स याद ही नहीं किया। बस क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। गाइस याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स में 2 3 साल बर्बाद हो रहा है, और यदि 2 3 साल बाद भी यदि आपको मेंस का मौका मिलता है और आपको मेंस की कंटेंट आपके पास तैयार नहीं है, मेंस की कंटेंट आपके पास रटा हुआ नहीं है, तो उस साल भी आपको मौका मिलता है, आप चौका नहीं मार पाओगे। मौका मिलने पे चौका तभी मार पाओगे जब आपका पूरा कंटेंट याद है, रटा हुआ है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो गाइज, पहली यदि आपको मतलब मेंस की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है कि मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। कौन से मिस्टेक्स, अभी मैंने बताया, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, इवैल्यूएशन प्रोग्राम मत ज्वाइन कीजिए। ओके, अभी जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग मत ज्वाइन कीजिए, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। यदि आपको अगले साल मेंस देना है, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। पहले सिलेबस को याद कीजिए। याद कीजिए, मतलब कोई भी आदमी कभी भी आपसे कुछ पूछता है, चलो पूछता है, मान लो सपोज मैंने पूछा, ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के क्या कॉजेस है, आपको रट्टा होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट से बात कर रहा था। वो बोल रही थी कि सर मैं 3 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, मैंने पूरा मेंस का तैयारी कर लिया, मैं फलना कोर्स कर लिया, मैंने चिलना कोर्स कर लिया। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, आपने पूरा जीएस कोचिंग कर लिया, आपने जीएस का मेंस टेस्ट सीरीज कर लिया, पर आप बताओ वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेस क्या हैं। वो बोलती सर पढ़ा तो है पर याद नहीं है। गाइज, यदि आपने पढ़ा है और आपको याद नहीं है, दैट इज इक्वल टू आपने पढ़ा नहीं है। इस बात को समझिए। आपने यदि पढ़ा है पर याद नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि एग्जाम में आप वही लिख पाओगे ना जो याद है, वो थोड़ी लिख पाओगे जो आपने पढ़ा है। तो अपना टाइम यदि आप आंसर राइटिंग में ही वेस्ट कर रहे हो, आप बार बार टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप याद नहीं कर रहे हो, आप रट नहीं रहे हो, तो आप भूल जाओगे। आप भूल जाओगे तो कहां से आंसर लिखोगे। गाइज, आंसर राइटिंग का हौवा बनाया जाता है, आंसर राइटिंग का फियर क्रिएट किया जाता है। आंसर राइटिंग इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। लेट मी टेल यू, मैंने जो अपना पहला मेंस निकाला था, मैंने पहला मेंस क्रैक किया, फर्स्ट मेंस ओनली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा था एग्जाम जाने के पहले, क्योंकि यार मेरा आंसर राइटिंग ठीक ठाक था। मैं अच्छे स्कूल से आता हूं, मेरा आंसर राइटिंग ठीक ठाक था, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने एग्जाम में बैठ गया, मैंने अच्छा आंसर लिखा, मेरा मेंस निकल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस निकाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस निकाला है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं, आंसर राइटिंग से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप सिलेबस को याद कीजिए। सिलेबस याद करना रियल टफ है, आंसर राइटिंग बहुत टफ नहीं है। यदि आपको आंसर पता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा आंसर कैसे लिखना है उसके कुछ टेक्निक्स है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे वो लिखना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीग्राम आईडी। ओके, सो नाउ मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टैटिक वर्सेस करंट। सबसे बड़ा ये डाउट रहता है कि मैं स्टैटिक पे फोकस करूं या मैं करंट पे फोकस करूं। गाइज, यदि आप क्वेश्चन को उठा के देखते हो, मेंस के क्वेश्चन को उठा के देखते हो लास्ट 10 साल के, ओके, GS 3, GS 2, GS 1 एंड GS 4, ओके, ये 4 पेपर हैं। यदि आप 2013 से लेके 2025 का पेपर उठा के देखते हो, तो आप देखोगे कि GS 1 ये तो पूरा स्टैटिक है, GS 4 ये भी पूरा स्टैटिक है, ठीक है। GS 2, यस, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिक है और कुछ एस्पेक्ट करंट है, बट मेजरली ये भी स्टैटिक है, ये भी आपका स्टैटिक है। थोड़ा बहुत जो करंट का रोल होता है वो आपका GS 3 में डायरेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट, वो सिर्फ GS 3 में आता है। वो भी आपका साइंस एंड टेक में थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी एनवायरमेंट में आ जाता है, कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। बट ओवरऑल यदि आप देखोगे
तो आपका जो कंटेंट एग्जाम में लिखना है, जो आपको कंटेंट एग्जाम में लिखना है, वो मेजरली स्टैटिक लिखना है, मेजरली स्टैटिक लिखना है। हाँ, बट करंट का तब क्या फायदा है? करंट का फायदा कंटेंट का नहीं है। कंटेंट तो आपको एग्जाम में स्टैटिक ही लिखना है। जैसे फूड प्रोसेसिंग का कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपको स्टैटिक कंटेंट ही लिखना है कि फूड प्रोसेसिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग का चैलेंजेस क्या है, फूड प्रोसेसिंग के स्कीम्स क्या है। बट करंट में क्या होता है? करंट में आपको मालूम चलता है कौन सा डायमेंशन न्यूज में है, कौन सा टॉपिक न्यूज में है। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपका सिक्योरिटी है, ओके, सपोज आपका सिक्योरिटी एक जीएस3 का टॉपिक है। तो सिक्योरिटी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, ओके, बट कौन सा टॉपिक इस साल इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम चलेगा कैसे? वो आपको मालूम चलेगा करंट अफेयर्स से। यदि आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा इस साल 2026 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एराडिकेटेड नक्सलिज्म, ओके, इन अप्रैल 2026। तो पक्का क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से आने वाला है। दूसरा, इस साल साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? ये जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने आने का है। ठीक है, तो पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको करंट अफेयर से टॉपिक मिलेगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे उसको लिंक, करंट से लिंक करना है। बट जो कंटेंट होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का या डिजिटल सिक्योरिटी का या साइबर सिक्योरिटी का, वो आपको स्टैटिक ही है। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैटिक को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हर टॉपिक को आपको याद करना, रटना है। और यदि आपको करंट अफेयर्स के लिए फाइट हो रहा है तो मैं डेली 1 घंटे का क्लास लेता हूं, डीपीएस, डेली प्रैक्टिस शीट, जहां मैं करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करता हूं। आप ये डीपीएस का क्लास अटेंड कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अटेंड नहीं करना है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में आपको जो भी मेजर इश्यूज होंगे वो आपको डिस्कस्ड होगा, उससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो जरूर आप इस डीपीएस सेशंस को अटेंड कीजिए। डेली 1 घंटे का सेशन है, रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में होता है। यदि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। पूरे साल का करंट अफेयर्स मेंस का स्टैटिक से लिंक करके मैं इसमें पढ़ाता हूं। ठीक है, अब बात रही, क्योंकि स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, 70% आपका इंपॉर्टेंस किसका है? स्टैटिक का है। 30% इंपॉर्टेंस आपका करंट का है। ठीक है, देखो मेंस में और प्रीलिम्स में उल्टा है। प्रीलिम्स में आप देखोगे तो करंट का रोल ज्यादा है। इस साल आपके 60% क्वेश्चन करंट से आए हैं, स्टैटिक से क्वेश्चन बहुत कम आए, लक्ष्मीकांत से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। बट आपका मेंस में जस्ट ऑपोजिट है। मेंस में क्या है? स्टैटिक का रोल ज्यादा है, 70% स्टैटिक का रोल है, करंट का रोल सिर्फ 30% है। जैसे जीएस 4 पूरा स्टैटिक है, जीएस 1 पूरा स्टैटिक है, जीएस 2 भी बहुत सारा स्टैटिक है, जीएस 3 भी बहुत सारा स्टैटिक है। ओके, तो आप खुद पेपर निकाल के भी आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। जीएससी का पेपर खोल के देखो, सिलेबस खोल के देखो, जीएस 2 का सिलेबस खोल के देखो, पेपर खोल के देखो, आपको लगेगा बहुत सारे टॉपिक्स तो स्टैटिक है। अब ये है कि स्टैटिक को तैयार कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहली बात कि हमको अब सिलेबस को कैसे कवर करना है। सिलेबस मतलब स्टैटिक सिलेबस, क्योंकि सिलेबस मतलब क्या? जो स्टैटिक लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा, क्योंकि देखोगे आप कि जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही वास्ट है। सिलेबस बहुत ही वास्ट है, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आई थिंक जीएस 2 में आपको 40-50 टॉपिक है, जीएस 3 में आपका 50-60 टॉपिक है, जीएस 4 में भी काफी टॉपिक्स है। तो आपको एक प्लान बनाना होगा। यदि आप प्लान नहीं बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो एक प्लान बनाइए। तो मैंने क्या किया, मैंने 280 डेज, पूरे सिलेबस को मैंने 280 डेज में डिवाइड किया है, और मैंने डेली टारगेट बनाया है। आप देखो यहाँ डे 29 जीएस 3 इकोनॉमी, यहाँ आपका टॉपिक दे दिया मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट डे 30 एम्प्लॉयमेंट, डे 31 इंक्लूसिव ग्रोथ, डे 32 इश्यूज ऑफ प्लानिंग, डे 33 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो पूरे सिलेबस को मैंने डे वाइज टारगेट में डिवाइड कर दिया, हर दिन एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात है कि टॉपिक कैसे पढ़ना है, टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो पहले करना क्या है, पहले जो बताया कि आपको सिलेबस कैसे कवरना है। तो पहले आप क्या कीजिए, एक प्लान बनाइए, एक प्लान बनाइए। गाइस हमेशा याद रखिए, बिना प्लान के आप मेंस की प्रिपरेशन मत कीजिएगा। मेंस की प्रिपरेशन बहुत वास्ट है,
वो GS 1 2 3 4 सिलेबस है। सिलेबस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। GS 1 में आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया है, आर्ट एंड कल्चर है, आपका एंशियंट इंडिया है, फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो सिर्फ हिस्ट्री के अंदर 5-6 सब्जेक्ट है। फिर सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। ऐसे ही आप पॉलिटी GS 2 में आएंगे तो पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है। GS 3 में आते हैं तो आपका इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका फिर साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है। तो आप देखो कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स है हर पेपर में। तो यदि आपके पास प्लान नहीं है ना तो आप कंफ्यूज ही आ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको एक साइंटिफिकली तैयारी करना है पूरे मेंस का, तो मैंने पहले आपको मंथ वाइज प्लान बनाया है, आप देख सकते हैं मंथ वाइज प्लान। सो मंथ वाइज प्लान बनाइए, मंथ वाइज प्लान को आप डे वाइज टारगेट दीजिए, डे वाइज टारगेट। बिना टारगेट के आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका मेंस नहीं निकलेगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा। तो इस प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ, ये टेलीग्राम चैनल मैं बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको ये प्लान चाहिए, और ये यदि आपको मेरे को डिस्कस करना है आपको मेरे साथ कि सर हमको कैसे मेंस की तैयारी करना है, तो आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आप पहले ना डे वाइज टारगेट रखिए सब्जेक्ट का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने टारगेट में क्या किया है, मैंने ना कुछ कुछ आपको टारगेट्स में दिया है कि पढ़ना कहाँ से है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, आप मेंस मास्टर नोट्स GS 3 इकोनॉमी पार्ट 1, मेंस मास्टर नोट्स GS 3 इकोनॉमिक पार्ट 1, और मेंस मास्टर कार्ड, और मेंस मास्टर कार्ड। तो मैंने क्या किया, पूरे सिलेबस का ना मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया है, और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आपका क्रक्स दो तरह का नोट बनाया है मैंने, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन ईच टॉपिक, और मैंने क्रक्स नोट्स बनाया है, क्रक्स नोट्स फॉर रिवीजन 1 पेजर नोट। ओके, 1 पेजर नोट। जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट है उसका नाम है मेंस मास्टर नोट्स, और जो 1 पेजर नोट है उसका नाम है मेंस मास्टर कार्ड। मैं आपको एक दिखाता हूँ सैंपल, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी कि ओन हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस नोट्स बनाने हैं। तो यार आप खुद समझिए, 280 दिन तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने में लगेंगे। 280 दिन आपको नोट्स पढ़ने में लगने वाले हैं, 280 दिन। तो आप खुद सोचो आप नोट्स बनाओगे कब। याद रखो गाइस, आपको मार्क्स ना नोट्स बनाने के नहीं मिल रहे हैं, नोट्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरा सजेशन है सबको कि एक्सपीरियंस नोट्स जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस का नोट्स बनाया है। मैंने भी अपना नोट्स बनाया है, मैंने 6 बार मेंस दिया है, 4 बार मेंस निकाला है, तो मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने वो नोट्स बनाया है। तो आप हैंड रिटन नोट्स मत लीजिए, आप हैंड रिटन नोट्स मत बनाइए। आप जो रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है मार्केट में उसको यूज कीजिए। जैसे आप देख सकते हो मेरे GS 3 इकोनॉमी के जो नोट्स हैं, आप देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया। आप देखो यहाँ पे 20 पेजेस से मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। पहला टॉपिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या डेवलपमेंट के बिना हो सकता है क्या, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सफिशिएंट है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ और GDP का क्या रिलेशनशिप है, लिमिटेशन ऑफ GDP क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है, HDI क्या है, ठीक है, की डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, GDP पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल के चैलेंजेस क्या है, डेवलप्ड इंडिया क्या है, डेवलप्ड इंडिया के चैलेंजेस क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम इंडिया का लो क्यों है। हर तरह का जो डायमेंशन बन सकता है स्टैटिक में मैंने सारा कुछ कवर किया। इतना आप ना खुद से कवर ही नहीं कर पाओगे, मैं आपको सच बताता हूँ, आप खुद से कर ही नहीं पाओगे, आपको उतनी समझ ही नहीं होगी यदि आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। तो बेटर है डायरेक्टली इस नोट्स को आप पढ़िए। ठीक है, इस नोट्स को पढ़ने के बाद मैं क्या किया हूँ, इस 20 पन्ने के नोट्स को ना मैंने एक पन्ने में ट्रांसलेट कर दिया। ये देखिए, एक पन्ने में, ये रिवीजन नोट्स है, ये जो है वो रिवीजन नोट्स है। एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक वीक पहले तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं है कि आप 20-20 पन्ने का एक टॉपिक पढ़ोगे। 20-20 पढ़ने का भी एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते एग्जाम के एक वीक पहले यार। एक वीक में आपको पूरा GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 सब रिवाइज करना है, कैसे आप कर सकते हो। तो आपके पास एक पन्ने का नोट्स होना चाहिए। मैंने पूरे सिलेबस का एक एक पन्ने का नोट्स बनाया है। आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ का मैंने एक पन्ने का नोट्स बनाया है। गाइस ये आपका रिवीजन मटेरियल होगा, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है। यदि इतना भी आपने एग्जाम में लिख के आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ UPSC मेंस में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और मैंने खुद लाया है तो मैं आपको बता सकता हूँ आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो गाइस मैंने एक प्लान बनाया है 2027 का, 280 डेज का। उस प्लान को डाउनलोड कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, कार्ड को एक्सेस कीजिए, और आप अपना पूरा सिलेबस
ऐसे आप कवर कर सकते हैं। हाँ देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का भी मैंने ये बनाया है पूरा कार्ड। ओके, एक एक ऐसे से मैंने हर टॉपिक का बनाया है। तो ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा कि यूपीएससी का मेंस आपको निकालना है, ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रीलिम्स को इग्नोर मत कीजिए, डोंट इग्नोर प्रीलिम्स, डोंट। ओके, लेट मी जस्ट summarize this, let me just summarize this. Okay, so means strategy, पहला strategy क्या है? prepare prelims, prepare prelims। क्यों prelims? यदि prelims ही prepare नहीं करोगे तो मेंस का कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्या है? ओके, फर्स्ट प्रिपेयर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को पहले प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस को पहले प्रिपेयर कीजिए। आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग मत स्टार्ट कीजिए। थर्ड क्या है? डोंट राइट आंसर्स इन द बिगनिंग, बिगनिंग में आपको आंसर्स नहीं लिखने, पहले सिलेबस को तैयार कीजिए। सिलेबस कैसे तैयार कीजिए? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज प्लान बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और टॉपिक वाइज क्रक्स नोट्स बनाइए। यदि आपके पास क्रक्स नोट्स नहीं है तो आप मेरे से वो नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, जब आप एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं, मान लो आपने टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यू को देखिए, उस पीवाईक्यू में क्या क्या सिलेबस में क्वेश्चन आया हुआ है और उस पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले नोट्स आपने रट लिया, नोट्स बना लिया, नोट्स याद कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यू को आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और पीवाईक्यू का आंसर लिखिए। उल्टा मत कीजिए, डायरेक्टली पीवाईक्यू पहले कर रहे हैं और कंटेंट पता ही नहीं है कुछ, एकदम ये गलत स्ट्रैटेजी है। तो गाइस यू कैन कनेक्ट विथ मी यदि आपको मेंस की प्रिपरेशन चाहिए मेरे से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए और मैं ऐसा ही सेम स्ट्रैटेजी एक इंग्लिश में बना दूंगा जो इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।